नमस्ते दोस्तों। अपना आज का टॉपिक है क्लचेस। उसमें टाइप्स ऑफ क्लचेस में है अपना सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो उन तीनों में से आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है सेंट्रीफ्यूगल क्लच हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। नाउ जो डायग्राम है इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये जो डायग्राम है ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच का डायग्राम है। इन सेंट्रीफ्यूगल क्लच के डायग्राम में आप देखोगे तो ये एक ड्राइविंग शाफ्ट है और ये एक ड्रिवन शाफ्ट है। ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर आप देखोगे कि आपके यहाँ पे ब्रेक शू है और ब्रेक शू अटैच है स्प्रिंग को। ओके, तो ये कुछ उसकी फिगर है। ये इसका फ्रंट व्यू है। ओके, ये है फ्रिक्शनल लाइनिंग। फ्रिक्शनल लाइनिंग ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है ये फ्रिक्शनल लाइनिंग। ब्रेक शू के ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग होती है और ब्रेक शू के नीचे साइड स्प्रिंग होती है जो कि ड्राइविंग शाफ्ट और ब्रेक शू को अटैच होती है। ओके, अब ये जो है सेंट्रीफ्यूगल क्लच वर्क कैसे करता है इसका वर्किंग हम लोग देखेंगे। तो वर्किंग इसका ऐसा है कि व्हेनेवर ये जैसे कि ये इंजन शाफ्ट अगर घूमता है एट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये अगर घूमता है तो क्या होता है कि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये घूमने के कारण ये जो क्लच शू है ये क्लच शू पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इस क्लच शू को बाहर के तरफ यानी ड्रम के तरफ ये क्लच शू को ढकेलेगा। और एक पर्टिकुलर आरपीएम में क्या होगा कि ये जो फ्रिक्शनल लाइनिंग है इसका कांटेक्ट ये ड्रम के इनर पोर्शन में, ये इनर पोर्शन जो ड्रम है इसके कांटेक्ट में ये फ्रिक्शनल लाइनिंग आएंगे। उस जैसे ही ये फ्रिक्शनल लाइनिंग इस ड्रम के कांटेक्ट में आएंगे पूरी की पूरी इंजन की जो पावर है, यहाँ से जो पावर है ये फ्रिक्शनल लाइनिंग से आपकी पावर ड्रिवन शाफ्ट में पूरी ट्रांसमिट हो जाएंगी और फिर ड्रिवन शाफ्ट से ये गियर बॉक्स में जाएंगी और गियर बॉक्स से फिर डिफरेंशियल में जाएंगी। ओके, ये वर्किंग है आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। ये एक फिगर है आपकी सेंट्रीफ्यूगल क्लच की। इसमें आप देखोगे कि ये है फ्रिक्शनल लाइनिंग येलो कलर के सबसे आखिरी में, और ये है क्लच शू। इसमें क्लच शू स्प्रिंग से अटैच है और ये जो प्लेट है ये कनेक्टेड है इंजन के क्रैंकशाफ्ट से। और इसके ऊपर जो है ये इसके ऊपर आपका रहेगा आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, ये जो ड्रम है इसके ऊपर रहेगा और ड्रम जो अटैच होगा वो आउटपुट शाफ्ट के ऊपर रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये फिगर में आपको दिख रहा है ये जो ड्रम है ये इसके ऊपर रहेगा। ओके, इसके ऊपर ये ड्रम रहेगा और वहाँ से फिर पावर आउटपुट होगी। तो क्या होगा, जैसे ही ये इंजन शाफ्ट घूमेगा एक पर्टिकुलर आरपीएम में तो क्या होगा, ये जो क्लच शू है ये बाहर की तरफ ये होंगे, ये बाहर की तरफ जाएंगे। ओके, और बाहर की तरफ जैसे ही जाएंगे तो ये फ्रिक्शन लाइनिंग क्या होंगी, बाहर की तरफ जो ड्रम है उससे कांटेक्ट करके अपना पूरा पावर ट्रांसमिट करेंगी आउटपुट शाफ्ट में। ओके, अब क्या होता है कि ये अपनी गाड़ी का जो इंजन है ये क्या होता है एक पर्टिकुलर आरपीएम में ही टॉर्क बनाता है। जैसे अगर आपने ये फिगर अगर देखा है तो ये टॉर्क वर्सेस स्पीड का ग्राफ अगर मैंने आपको बताया तो ये अब इस ग्राफ में अगर आप देखोगे कि टॉर्क जो है जैसे 1000 आरपीएम में आप देखोगे कि 180 न्यूटन मीटर टॉर्क है, और इसके बाद जैसे 2000 आरपीएम में आप जाओगे तो टॉर्क बढ़ के 220 न्यूटन मीटर, 3000 आरपीएम में ये फिर से बढ़ता है। ओके, और फिर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच ये जो स्प्रिंग है ये ऐसे डिज़ाइन करना है, स्प्रिंग का टेंशन आपको ऐसे रखना है कि जब इंजन स्पीड 2000 आरपीएम जब अटेंड करेगा और आपकी टॉर्क की वैल्यू जब 220 न्यूटन मीटर होंगी तब ये स्प्रिंग क्या करेगा कि ये जो स्प्रिंग है ये पूरा ये जो क्लच है इस आरपीएम में पूरा का पूरा बाहर निकल के आपका जो ड्रम है इसके ऊपर में उसमें जाके कांटेक्ट करेगा एट 2000 आरपीएम में। ओके, स्प्रिंग का टेंशन आपको इस तरह रखना है कि 2000 आरपीएम अटेंड करने के बाद ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है ये पूरा बाहर जाके एक्सपांड होके आपके ड्रम में चिपक जाएगा। ओके, इस तरह से आपको स्प्रिंग का टेंशन रखना है। अगर आपने स्प्रिंग का टेंशन बहुत ज़्यादा रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस शू को बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, उसके लिए इंजन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा लगेंगी। तो क्या होगा कि इंजन 2000 आरपीएम में रेस करने के बाद भी ये क्लच ज़्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, 3000 आरपीएम तक जाने के बाद भी ये ट्रांसमिट नहीं करेगा। 3000 के बाद ये पावर ट्रांसमिशन चालू कर देगा। कब करेगा, जब ये इसका स्प्रिंग टेंशन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो वो केस उस केस में आपका गाड़ी बराबर नहीं चलेंगी। ओके, तो इन केस ये स्प्रिंग का टेंशन आपने बहुत कम रख दिया
बहुत ही सॉफ्ट स्प्रिंग रख दिया, तो क्या होगा एट 1000 आरपीएम में ही, जैसे इंजन की स्पीड 1000 आरपीएम में, इस आरपीएम में ही ये जो क्लच है ये एक्सपांड होके पावर ट्रांसमिट कर देंगे। जैसे ये पावर ट्रांसमिट करेंगे 1000 आरपीएम में ही, तो पूरा का पूरा लोड आपके इंजन में आएगा। और 1000 आरपीएम में आप देखोगे कि टॉर्क कुछ भी बहुत कम है, जैसे 80-85 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क है 1000 आरपीएम में। तो इतना टॉर्क सफिशिएंट नहीं होता गाड़ी को स्टेशनरी से मूव करने के लिए। ओके, तो इसका रेटिंग इस तरह से रखना है कि इंजन का आरपीएम नियर अबाउट 2000 आरपीएम आने के बाद और 220 न्यूटन मीटर टॉर्क आने के बाद ही ये क्लच एक्सपांड होगा और पावर ट्रांसमिट करेंगे। ये पूरा क्लच पावर ट्रांसमिट करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये स्प्रिंग का टेंशन रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्प्रिंग उठा के यहाँ डाल दिया और आपकी गाड़ी चलेंगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो स्प्रिंग का टेंशन है ये इस सेंट्रीफ्यूगल क्लच में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच में कि वो है फ्रिक्शनल लाइनिंग। फ्रिक्शनल लाइनिंग इस तरह से इसका मटेरियल इस तरह से चूज़ किया जाता है कि इसका वेयर एंड टियर बहुत कम हो, बहुत जल्दी ये वेयर एंड टियर नहीं हो। तो क्या होगा, अगर बहुत जल्दी वेयर एंड टियर, अगर ये मटेरियल अपन ऐसे चूज़ करेंगे कि जिसका वेयर एंड टियर बहुत जल्दी हो, तो ये क्या होगा, ये जल्दी घिस जाएगा। और जल्दी घिस जाने के कारण ये फ्रिक्शनल मटेरियल यहाँ से पूरा निकल जाएगा और ये मेटल सरफेस पूरा एक्सपोज हो जाएगा और ये जो क्लच है ये काम नहीं करेगा। तो इसका वेयर एंड टियर जो है ये अच्छा वेयर रेजिस्टेंस मटेरियल होना। इसके बाद क्या होता है, ड्यू टू द कंटिन्यूस फ्रिक्शन, ये यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ दिस क्लच, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस फ्रिक्शन होता है, तो इसमें हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होने के कारण भी ये हीट रेजिस्टेंस मटेरियल भी होना ज़रूरी है इसको। तो मटेरियल शुड बी हीट रेजिस्टेंस ऑल्सो। ओके, उसके बाद मटेरियल शुड बी चीपर ऑल्सो। ये थोड़ा सा इसका जो कॉस्ट है ये भी चीपर होने को होना, ताकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी लो। ओके, नो जिस भी गाड़ी में ये जो क्लच है, जो भी गाड़ी में ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच लगा है, उसमें क्या होता है कि ड्यू टू कंटिन्यूस एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ द क्लच, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी ये गाड़ी का अगर क्लच ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो 2000 आरपीएम में एंगेज हो, ठीक है, तो क्या होता है, अगर इंजन की स्पीड फ्लक्चुएट हो रही है 1000 आरपीएम से 3000 आरपीएम में तक, तो क्या होगा, ये क्लच हमेशा एंगेज डिसएंगेज पोजीशन में रहेगा। एंड ड्यू टू दिस एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट यहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी बढ़ेगा, ड्यू टू विच देयर इज़ अ लॉस इन पावर। इंजन का पावर लॉस होगा यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन होने के कारण इंजन का काफ़ी पावर लॉस होगा यहाँ पे। और इंजन का जब पावर लॉस होगा तो पूरे गाड़ी की ओवरऑल एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, आपकी गाड़ी का एवरेज कम होगा, आपकी गाड़ी को एवरेज कम मिलेगा। इसलिए कोई भी गाड़ी में जिसमें सेंट्रीफ्यूगल क्लच लगा हो उसका एवरेज आप देखोगे तो ये हमेशा कम ही आपको मिलेगा कंपेयर अगर आप सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट क्लच से अगर आप कंपेयर करोगे तो जिस गाड़ी में ये क्लच लगा है उसमें आपको एवरेज और एफिशिएंसी हमेशा कम मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्लच उस गाड़ी में लगा रहता है जिसमें गियर बदलने की झंझट नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, चलाने में एकदम इजी। आपको अगर गाड़ी होना है, ठीक है, जिसको एवरेज की कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है, उन लोगों के लिए ये क्लच डिज़ाइन किया हुआ है। ओके, तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ओके, थैंक यू।